नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। मुंबई के उपनगर मीरा रोड इलाके में देर रात अपने घर लौट रहे मनीष और कविता पर जानलेवा हमला होता है। लेकिन यह हमला जुर्म की एक नई कहानी का पहला अध्याय साबित होता है। आखिर क्या वजह थी इस हमले के पीछे और किसने किया था यह हमला? क्या यह हमला सिर्फ इस जोड़े को कोई सबक सिखाने के लिए किया गया था या फिर कुछ और मंशा थी इस हमले के पीछे? जुर्म की यह दस्तक अपने साथ एक ऐसी आंधी लेकर आई थी जिसमें कई जिंदगियां बर्बाद होने वाली थी। हे भगवान, क्या कर दिया मेरे बेटे के साथ। मैंने तो लाख बार बोला है कि इस तरह देर रात कहीं आना जाना सही नहीं है, लेकिन मेरी सुनता कौन है? क्या अब पुलिस भी आ गई? बस यही देखना बाकी था। इनकी हालत काफी गंभीर है। अगर ये टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचते तो इनकी जान भी जा सकती थी। आप दोनों को किसी पर शक है? सर, हम नहीं जानते कि वो लोग कौन थे और उन्होंने हम पे हमला क्यों किया, हमें नहीं पता। मनीष, इस तरह अचानक हमले की कोई तो वजह होगी, किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, हम सच में नहीं जानते। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दोनों ने कुछ नहीं देखा? कम से कम ये तो पता होगा ना कि कितने लोग थे। सर, हमें जो पता था वो आपको सब बता दिया है, बस हम पे विश्वास रखिए सर। तुम लोग इतनी रात में कहां से आ रहे थे? सर, दोस्त से मिलने गए थे। मनीष को हमलावरों ने इतनी बेरहमी से मारा था कि उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन इसके बावजूद पुलिस की पूछताछ में यह साफ दिखाई दे रहा था कि मनीष और कविता उन हमलावरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वो उन्हीं हमलावरों को बचाने में जुटे थे जो उनकी जान लेना चाहते थे? देवा, कितनी मार लगा माझ्या मुलांना। आज भी देखकर उनको ऐसा लगता नहीं कि वो बड़े हो गए हैं। जब भी देखो कॉलेज की हरकतें रहती है, कोई नहीं कह सकता कि उसकी शादी हो गई है। जब भी देखो मस्ती में ही रहते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? आई दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दिखाते हैं। अच्छा, अब तू भी कविता की तरह होने लगी है। बच्चों के बारे में क्या सोच रहा है? अरे पोता कब आएगा घर में? आई, हम अपनी खुद की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, तीसरे की देखभाल कैसे करेंगे? अब अरे आई, तू चिंता मत कर, तीसरा भी आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि मनीष हमलावर को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है? सर, हो सकता है कि मनीष हमलावर को अच्छे से जानता हो, शायद इसीलिए उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई पहचान वाला इतनी बेरहमी से मारेगा? वो तो मनीष की किस्मत अच्छी थी कि बच गया। दोनों का कहना है कि दोनों ने कुछ नहीं देखा, ना हमलावर का चेहरा ना कोई और पहचान। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है वो कुछ और छुपाने की कोशिश कर रहा है। शायद उस पर हुए हमले की वजह कोई बड़ा क्राइम। इस मनीष की कुंडली निकालनी पड़ेगी। सर, मैंने इस मनीष के बारे में कुछ बातें पता की है। कई सालों से शांतिनगर में रहता है और पेशे से ड्राइवर है। उसके साथ काम करने वाले लोग, यार, दोस्त, रिश्तेदार, सबसे पूछताछ करो। अगर इस हमले की वजह कोई क्राइम है तो इस क्राइम में और पार्टनर्स भी होंगे। राइट सर। मैंने ही उनको हॉस्पिटल छोड़ा था, लेकिन उनका किससे झगड़ा हुआ, किसने उसको मारा, मुझे नहीं पता। मनीष तो लगभग हर रात को बाहर जाता है सर, वो भी अपनी बीवी के साथ। उसका एक फ्रेंड है मंगल, उसी के साथ वो रहता है। हाँ साहब, बहुत बार दोनों को गैरेज पर जाते देखा है। जहाँ वो मंगल काम करता है ना, गैरेज भी लेट नाइट जाते थे। क्या हुआ? वो गलती से गिर गया, मैं उठाती हूँ। तुम सो जाओ। सर, हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मनीष और कविता लगभग हर रात गैरेज जाते थे। दोनों हर रात क्यों गैरेज जा रहे थे? ऐसा क्या चल रहा था उस गैरेज में? कहीं किसी गलत काम की डीलिंग तो नहीं चल रही? वैसे भी मनीष की माली हालत ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो गया हो और मजबूरी में उसे अपनी पत्नी को भी इन्वॉल्व करना पड़ा हो। मुझे जल्द से जल्द दोनों की डिटेल्स चाहिए। ओके सर। इसको कहीं देखा है? हाँ साहब, ये तो मंगल के दोस्त हैं, आते रहता है कभी कभी यहाँ। कल रात भी आया था ये? कल रात भी आए थे साहब।
और ये? मनीष ने बोला था कि वो अपने दोस्त के घर था, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि मनीष गैराज में था। पुलिस को इस बात का आभास हो गया था कि गैराज में कुछ तो गलत हो रहा था, और फिर एक चौंकाने वाली हकीकत उनके सामने आई। आप लोग? मंगल यादव आप ही हैं? जी हाँ। आज से 2 दिन पहले आपके गैरेज में जिसमें मनीष और कविता आए थे, इन दोनों के बारे में कुछ पूछना था आपसे। जी पूछिए। कुछ डिटेल में बता सकते हैं एक्चुअल में क्या हुआ था उस दिन? हम दोस्त लोग मिले थे और पार्टी वार्टी हुई थी, गेट टुगेदर। यहाँ से जाने के बाद ही उन पर अटैक हुआ था। क्या तुम उस वक्त गैरेज में थे? यस सर, मनीष यहाँ डेली आता है, लेकिन उस पर हुए हमले के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ताला खोलो। योगेश और चंदा की लाश ने इस केस का रुख ही बदल दिया। क्या मनीष ने अब तक जो पुलिस को बताया था वो सब सच था? आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने मनीष और कविता पर हमला किया था? क्या वाकई में मनीष उन हमलावरों को नहीं जानता था, या फिर वो जानबूझकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था? अगर वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था तो ऐसा करने के पीछे उसकी मंशा क्या थी? क्या उन्हीं हमलावरों ने चंदा और योगेश की भी हत्या की थी? आखिर उस हमले और इस हत्या के पीछे वजह क्या थी? इस केस में अब भी ऐसे कई राज थे जिनका सामने आना बेहद जरूरी था। सर, विक्टिम के सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया है। कदम, इस गैराज में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमला किया जा सकता है। अच्छे से छानबीन करो, शायद मर्डर वेपन यहीं आसपास ही हो। गैराज का मालिक कौन है? सर, पाटिल साहब। कदम, पाटिल को थाने बुलाओ, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट सर। राणे, तुम वहां देखो। रेणुका, इधर देखो। राणे, एक पाना गायब है, आसपास ही होगा। राणे, इधर फॉरेंसिक में भेजो। मुझे जो पता था वो आपको बता दिया सर। आप बार बार पूछेंगे तो भी मैं यही बता सकता हूँ, इससे अलग कुछ नहीं। कविता, क्या तुम्हें कोई ऐसी बात पता है जो मनीष हमसे छुपा रहा हो? नहीं, वो सच कह रहे हैं, हम और कुछ नहीं जानते हैं। मनीष, देखो तुम्हारे भैया और भाभी का खून हो चुका है, तो तुम अब भी चुप हो। सच बताओ, क्यों जाते थे गैरेज में? सर एक्चुअली हमारा घर बहुत ही छोटा है सर, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजार सकते, तो हम इसीलिए दोस्त के गैरेज पे गए। पर भैया अभी उस गैरेज पे कैसे पहुंचे वो हमें नहीं पता। कहीं आपसी रंजिश का मामला तो नहीं? हो सकता है कि किसी बात से गुस्सा होकर योगेश ने मनीष पर हमला किया और बदला लेने के लिए मनीष ने योगेश और उसकी पत्नी को मार दिया। कदम, आस पड़ोस में पता लगाओ ये दोनों भाई मनीष और योगेश, इनके रिलेशन कैसे? ओके सर। कैसी बात करें सर? मनीष भाई और झगड़ा? बहुत ही शांत स्वभाव था उनका। हाँ, अपने भाई से थोड़ा परेशान रहते थे। दोनों में झगड़े भी होते थे। दोनों भाइयों में झगड़े की वजह? योगेश को मनीष और उसकी वाइफ पसंद नहीं थे सर। ठीक है। जब से मनीष की शादी हुई है ना, तब से दोनों भाइयों में काफी झगड़ा होने लगा है। घर को लेकर भी दोनों भाइयों के बीच में कुछ टेंशन था। मनीष तो इस घर को बेचकर नया घर लेना चाहता था, पर योगेश ऐसा नहीं चाहता था। सर, आदमी अगर अपनी बीवी के दिमाग से काम करने लगे ना, तो गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक की जगह पैरों का इस्तेमाल करता है, और यही उसके साथ हुआ। वो तो कविता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि अपने भाई से लड़ता था, और कविता को एक छोटा का रास नहीं आता था। पंगे तो बहुत होते थे दोनों भाइयों के बीच में, यहाँ तक कि मारपीट भी होती थी, और हमने कई बार देखा भी है। पर उसके लिए मनीष योगेश का मर्डर नहीं कर सकता सर, वो ऐसा लड़का नहीं है सर। थैंक यू। शायद चंद्रा किसी तरह के प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थी। हो सकता है योगेश ने उसे फॉलो किया हो और चंदा की सच्चाई उसके सामने भी आ गई। फिर उसका झगड़ा उस क्लाइंट से हुआ हो जिससे चंदा मिलने गई थी, और बात में बात इतनी बढ़ी कि योगेश और चंदा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सर, गैराज के मालिक आए। बुलाओ। बैठिए। 2 लाशें मिली आपके गैरेज से, ये और ये। पहचानते हैं इन दोनों को? नहीं साहब, पहले कभी नहीं देखा। गैराज की चाबी किसके पास रहती है? साहब, गैराज की 2 चाबियां हैं, एक मेरे पास रहती है, एक मंगल के पास रहती है। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहना, क्योंकि अगर आपने कुछ छुपाया और हमें पता चल गया
जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेंगे। साहब मैं क्यों आपसे कुछ छुपाऊंगा, बाल बच्चों वाला आदमी हूँ मैं, और कभी भी आपको जरूरत पड़े बुला लेना ना साहब। जा सकते। थैंक यू सर। घर से निकलने से पहले क्या बोल कर गए थे? हाँ, वो कोई पिक्चर देखने जा रहे थे। बेटे जरा पानी लाओ। जी अंकल। देखिए ये सब क्यों हुआ और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, ये पता लगाने के लिए हम सारे एंगल खंगाल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी बहू किसी तरह के प्रोस्टिट्यूशन मतलब वैश्यावृत्ति में शामिल थी? काय म्हणताय साहब तुम्ही? वो मेरी बहू है, इस घर की इज्जत वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। भगवान ने मुंह दिया तो कुछ भी बोल के जाएंगे क्या हमें? हम शरीफ लोग हैं, मुझे कुछ बात करनी नहीं है आपसे, चले जाइए ऐसे। कुछ भी बोलते हैं हमें। सर ये रहे योगेश और चंदा के कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट। सर रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि ये लोग किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं थे। सर फैमिली में सोर्स ऑफ इनकम योगेश और मनीष की सैलरी है, और सर फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से मोस्टली कॉल्स आसपास के लोगों के और फ्रेंड्स के हैं। अब सर एक ही एंगल है जिस पर हम काम कर सकते हैं। कौन सा? सर मंगल और चंदा ये दोनों लगातार एक दूसरे से फोन पर बात करते थे, लेकिन मंगल ने योगेश से बिल्कुल ना के बराबर बात की। इस मंगल की कॉल रिकॉर्ड निकालो और पता करो कि उस रात ये कहाँ था। राइट सर। सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। बर्बाद करके रखा है इस घर को, खा गए मेरे बेटे को। भाई अगर काय बोलतेस मैं अपने भाई को क्यों मारूं? तू जास्त बोल नकोस मला। लिए कभी घर की जिम्मेदारी, किए चिंता घर की, बस मस्ती मस्ती मस्ती। भाई तू क्या बोल रही है ये? तू माझ्या डोक्यात जाऊ नकोस, जास्त बोल नकोस तू। एक योगेश था जिसे इस घर की चिंता थी, उसे तुम लोगों ने खा लिया। मिली शांति, कलेजा ठंडा हो गया क्या? योगेश सर हमारा शक सही निकला। लोकेशन डिटेल के हिसाब से मंगल की लोकेशन कत्ल वाली रात गैरेज के आसपास के एरिया में थी। चलो जरा से पूछताछ करते हैं और उसे लेकर आते हैं। राइट सर। पूरे घर की तलाशी लो, कोना कोना छान मारो। फोन दे अपना, जल्दी निकाल। साहब मुझे माफ कर दो साहब। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं बहुत डर गया था साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्यों, कुछ किया है तूने? नहीं साहब। अरे मिला है। ये क्या है? सब ये वो मैं कहीं फंस नहीं जाऊं इसलिए मैंने इन्हें छुपा दिया था साहब, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूं साहब। सर ये वो आप सर मारो मत। सर मारो मत। सर मारो मत सर मुझे नहीं पता कि उस पाने पर वो खून कहां से आया। सर हम तो सब अपनी पत्नियों के साथ गैराज में एंजॉय करते थे। हमारे घर बहुत छोटे हैं, इसलिए हम गैराज में डांस और ड्रिंक करते थे। ये कैसी पार्टी थी जिसमें बीवियां घुंघरू पहनकर नाचती थी? सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा है, एंजॉय करना है यार, क्या है? मुझे नहीं पसंद है ये सब, बंद कर दे यार। मनीष तूने ये सब शुरू करवाया और अब कह रहा है कि बंद कर दें? ये सब इतना आसान नहीं है, समझा? धमकी दे रहा है मुझे? धमकी दे रहा है? पाटिल का नंबर है मेरे पास। पाटिल को पता चलेगा ना ये सब कर रहा है तू, नचवा रहा है सब, तो तुझे मुजरा करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा सब पाटिल को। तू पाटिल को फोन करेगा? तू जानता नहीं मेरा नाम क्या है? मंगल नाम है मेरा, मंगल। और जो मेरे रास्ते में आता है ना उसका अमंगल शुरू हो जाता है, समझा? और तू पाटिल को अगर फोन करेगा ना, वो जो तेरी बीवी है ना कविता, जो अभी यहाँ मुजरा कर रही थी, उसे मैं कोठे पे मुजरा करवाऊंगा। मनीष चलो चलो। सर हम लोग तो मनीष को सिर्फ डराना चाहते थे और इसीलिए हमने उस पर हमला किया। और योगेश के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे मार दिया? अब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने योगेश को नहीं मारा। सर हम में आपस में झगड़ा हो सकता है हम दोस्तों में, लेकिन हम में से कोई भी किसी का खून नहीं कर सकता सर। एक मंगल तू पहले भी झूठ बोल रहा है, तू अभी भी झूठ बोल रहा है, बोल सच। ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। उस पार्टी में जो भी आता था सबका नाम पता और सारी डिटेल्स, समझा ना? चलो इन सब के घर पे अच्छे से तलाशी लो,
सबसे पूछताछ करो। एक फ्रेंड्स का ग्रुप गैरेज में मिलता है पार्टी करने के लिए, और ये उनका रोज का रूटीन। लेकिन योगेश और चंदा उस रात गैरेज में क्या कर रहे थे? क्या वो भी उस ग्रुप का हिस्सा है? और या फिर अगर उनकी अलग से पार्टी चल रही थी तो और कौन कौन इस पार्टी में शामिल थे? कदम, बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना बाकी है। सर मनीष और योगेश में आपस में बनती नहीं थी सर। थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि योगेश और चंदा मनीष के साथ मिलकर पार्टी करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि उस परिवार के छोटे लड़के मनीष पर जानलेवा हमला होता है, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो जाता है, और मनीष के बड़े भाई योगेश और चंदा की लाश हमें गैरेज में मिलती है। परिवार में आखिर चल क्या है? सर सबके घर में घुंघरूओं का मिलना भी थोड़ा अजीब है। हमने प्रोस्टिट्यूशन का एंगल भी चेक किया, बट कुछ हाथ नहीं लगा। वही, अगर ये प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ा मामला नहीं है तो फिर और क्या हो सकता है? मंगल के गैराज पर जो कुछ भी चल रहा था वो मौलिकता से परे था। ऐसे हालात में ईर्ष्या, गुस्सा और दुश्मनी अपनी जगह बना ही लेते हैं, और शायद यही वजह थी मनीष और कविता पर हमले की। पर क्या यही वजह सबूतों के अभाव में पुलिस को मंगल को रिहा करना पड़ा? खत्म हो सकता है इस मंगल और चंदा के बीच में कोई अफेयर था, जिसकी वजह से चंदा को मारा गया। हो सकता है सर। मंगल के फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से इसकी लोकेशन उस रात गैरेज के आसपास ही थी, और सर ये चंदा से लगातार बात भी करता था। और जरूर इस अफेयर की वजह से चंदा और उसके पति में झगड़े भी होते होंगे। चंदा और योगेश की केमिस्ट्री अगर पता चल जाए तो आधा काम आसान हो जाएगा। एक काम करो, घर के आसपास पूछताछ करो, और चंदा की बेटी से भी पूछो, शायद कुछ पता चल सके। शायद उसने अपने माँ बाप को झगड़ते हुए देखा और कभी ये मंगल का नाम सामने आया। एक वही है जो हमें कुछ बता सकती है, क्योंकि घर के बाकी लोगों को तो इस वक्त इज्जत ज्यादा प्यारी होती है। राइट सर। गोपी, नीलू, नीलू ने गोपीला पाहिला? गोपी और नीलू को देखा है? नहीं। गोपी, हमें चंदा की बेटी गोपी से कुछ बात करनी है। सर हम अभी के पास आने वाले थे। क्यों? नीलू और गोपी सुबह से नहीं मिल रही। पूरे एरिया में ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली वो। सर ये केस तो और सेंसिटिव होता जा रहा है। दोनों ही बच्चियां गायब हैं। घर वालों का कहना है कि किसी ने उन्हें अगवा कर लिया। कदम, जरूर उन बच्चियों को कोई ऐसा राज मालूम था जिससे किसी को खतरा हो सकता था, और उस खतरे से बचने के लिए ही उन्हें अगवा किया गया। हमें जल्द से जल्द उनका पता लगाना होगा। पता नहीं किस हाल में होगा। सबसे पहले इस चंदा और मंगल के एंगल को क्लियर करते हैं। जरूर कुछ पकड़ा था इन दोनों के बीच, नहीं तो ये मंगल सिर्फ चंदा के टच में क्यों था? राइट सर। क्या चल रहा था तेरे और चंदा के बीच में? कुछ नहीं सर। अगर कुछ नहीं चल रहा था तो इतनी देर तक उससे फोन लगाकर कस्टमर केयर खेल रहा था? सर मंगल और चंदा ये दोनों लगातार एक दूसरे से फोन पर बात करते थे। हाँ, हेल्पलाइन खोल के रखी है तूने? योगेश को तो कभी फोन नहीं किया तूने इतना? देख मंगल, सब सच सच बता दे, हमें पता है। बोल। सर ऐसा कुछ नहीं था सर। सर ऐसा नहीं बोलेगा, इसे पुलिस स्टेशन ले जाकर स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा। लेके चल। सर वो मैं बताता हूँ सर वो हेमा और मनीष का चक्कर चल रहा था। सर वही ने मुझे 2-3 बार समझा कि उससे मत मिल। मैं मान भी गया सर, लेकिन इससे पहले मैं उससे 2-3 बार मिला। उसके साथ 2-3 बार वक्त गुजारा। कविता सुन मेरी बात। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो मनीष? ये सब करते हुए तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? माझं खरंच चुकलं, मला माफ कर। मैं ऐसा नहीं करूंगा, कसम से प्लीज। मैं अब तुम पे कभी भरोसा नहीं कर सकती मनीष। मुझे मालूम है मेरी बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन आइंदा से फिर से नहीं होगा, प्लीज। ठीक है, माफ किया, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी? जिस तरह तुमने किसी और के साथ अफेयर किया है ना, उसी तरह मैं भी मंगल के पास जाऊंगी। फिर तुम भी मुझे माफ कर देना। हाँ? बेटा क्या हुआ था? डरो मत, साफ साफ बताओ। अंकल आंटी के बाद जब मम्मी पापा पे हमला हुआ तो हम बहुत बुरी तरह से डर गए थे। हमें लगा कि हमें भी मार देंगे, इसके लिए हम भाग गए। बेटा आपको किससे डर था? मुझे नहीं पता अंकल, बस हमें डर था। और रास्ते पर क्या हुआ था? वो ड्राइवर अंकल हमें काम करवाते थे और काम के बाद हमें खाना देते थे।
खाना खाने के बाद हमें चक्कर आने लगता था। और उसके बाद फिर? चक्कर आने के बाद पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है और फिर हम बेहोश हो जाते थे। अरे माझी पोर आली कुठे आले का तू? कशी आहे? कैसी है रे तू? इन दोनों का ध्यान रखिए, दोनों बहुत डरे हुए हैं। पहले माँ बाप की हत्या हुई, फिर ये सब। कहीं ऐसा ना हो कि डर के मारे फिर से भागने की कोशिश करें। नहीं। बेटा मेरे साथ मंदिर चलोगे? हाँ आई। आज मैं पूरा टाइम घर पर रहूंगी और आपका अच्छे से ध्यान रखूंगी। दोनों बच्चों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने ड्राइवर का स्केच बनवाया और खबरियों के नेटवर्क के जरिए वो ड्राइवर पकड़ा गया। सब कुछ नहीं किया मैंने, सब कुछ नहीं किया मैंने। बैठ। सर, वो ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया जिसने दोनों बच्चियों का रेप किया था। कदम, मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बच्चियां किस बात से इतना डर गई थी कि अपने ही घर से भाग गई? अंकल आंटी के बाद जब मम्मी पापा पे हमला हुआ तो हम बहुत बुरी तरह से डर गए थे। हमें लगा कि हमें भी मार देंगे, इसके लिए हम भाग गए। सर, ऐसा हो सकता है कि इन दोनों बच्चियों ने योगेश और चंदा का मर्डर होते देख लिया और कातिल को बहुत अच्छी तरह से जानती हो। शायद उसी के डर से घर छोड़ के भाग गई हो। पॉसिबल है। तुम्हारे लिए मैंने कुछ लाया है, बताओ क्या लाया है? जलेबी। लो। चलो अब घर चलते हैं। आखिर क्या रहस्य था कविता, योगेश और चंदा की मौत का? एक ही घर के कई सदस्य मौत के घाट उतर चुके थे। पुलिस की शक की सुई इस कहानी के हर किरदार की तरफ घूम रही थी। सर, कदम। सर, हर किसी के बयान में मंगल का नाम जरूर आ रहा है। सर, हो सकता है कि इस अटैक और मर्डर में मंगल इन्वॉल्व हो। इस मंगल की कुंडली निकलवाओ और अगर जरूरत पड़ी तो उसकी खातिरदारी भी कर। ओके सर। साहब, मनीष ने सबके सामने कविता को मारा था। आप किसी से भी पूछ लीजिए। क्यों मारा था मनीष ने कविता को? साहब, क्योंकि वो मैंने सबके सामने झूठ मूठ कह दिया था कि वो मेरे साथ सोई है। और मनीष के सामने अपनी धाक जमाने के लिए मैंने उससे झूठ बोला। यार, अच्छा हुआ जो तूने वो ब्रोकर के ऑफिस में नौकरी कर ली। ये मस्त पार्टी वार्टी तो होने लगी ना यार। हाँ यार, उस दिन जो गैरेज में हुआ था ना, उसके बाद से तो ऐसा लग रहा था जिंदगी का मजा ही खराब हो गया था। अब लग रहा है रौनक फिर से लौट आई है। और मनीष, सच बोल रहा हूँ यार, क्या मस्त बीवी पाई है तूने। मैं तो एक ही रात में जन्नत जाके आया हूँ और तेरा तो रोज का आना जाना होगा। इतना सब होने के बाद भी तुम लोग सुधरे नहीं। गैरेज नहीं तो दूसरे फ्लैट पर मिलते रहे। क्या हुआ था उसका? कविता को थप्पड़ मारा? हाँ सर, मैंने कविता पे हाथ उठाया था, लेकिन सर मैं उसे सॉरी भी बोला। मुझे लगा कि मैंने भी गलती की है उसके साथ, उसका विश्वास तोड़ा है, तो वो कैसे गलत हो सकती है सर? मैं उसे मार नहीं सकता सर, मैं उसे बहुत प्यार करता था। और ये सब जब हुआ तब मैं मंदिर में था बच्चों के साथ। ठीक है, अभी जाने दे रहा हूँ, लेकिन जब बुलाऊं आ जाना। उस दिन जब मनीष अंकल तुम्हें मंदिर लेकर गए थे तो पूरे टाइम तुम्हारे साथ थे या फिर कहीं बाहर गए थे बीच में? उस दिन तो मनीष काका हमें बाजू वाली आंटी के साथ मंदिर में छोड़कर हमारे लिए जलेबी लेने गए थे। काकी, थोड़ा ध्यान रखना, मैं आता हूँ। पर वो 15-20 मिनट में वापस आ गए थे। सर, मनीष का घर और मंदिर दोनों आसपास ही हैं। और सर, मंदिर से मिठाई की दुकान तकरीबन 5 से 10 मिनट के रास्ते पर है। और सर, बच्चियों के मुताबिक मनीष 15 मिनट में वापस आ गया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चियों का टाइम कैलकुलेशन गलत हो? वो 15 मिनट नहीं बल्कि 30 से 40 मिनट बाद वापस आए। और सर, इतना टाइम किसी को मारने के लिए काफी होता है। सर, हो सकता है कि मनीष ने ही कविता का खून किया। इस मनीष का पूरा घर छान मारो, उठाओ उसे। राइट सर।
देख मनीष, जितना झूठ बोलेगा उतनी मार पड़ेगी। सच सच बोल, क्यों मारा? साहब मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, उसे जेल में क्यों बंद करके रखा है साहब? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता साहब, छोड़ून दो त्याला। सर क्या बोल रहे हैं आप? मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। साहब काहे नहीं हो? सर यहाँ पे कुछ नहीं मिला। बोलो कविता को क्यों मारा? सांगते सांगते सांगते, जब से वो कल हुई इस घर में आई तब से इस घर की शांति भंग हो गई। इस घर को हमेशा वो छोटा ही समझते थे, वो हमसे अलग होना चाहते थे। उसने मनीष को अपनी तरह बनाना चाहा। वो चाहते थे कि मनीष उसके सब सुने और वो जैसा चाहे वैसा वो करे, पर वो अपने चाल में कामयाब नहीं हुई तो उसने बाहर चक्कर चलाना शुरू कर दिया। मनीष की जिंदगी और हमारे घर का सुकून बर्बाद करके रखा था। दूध का धुला तुम्हारा मनीष भी नहीं है, उसका भी बाहर चक्कर चल रहा था ना। पर वो मर्द है, मर्द कुछ भी करे तो चलता है, औरत कभी मर्दों के बराबर नहीं कर सकती। और मैंने चाहती थी कि गोपी और नीलू इस कलमुई की तरह बने। रिश्तों की डोर में अगर दगाबाजी का मांझा हो तो उन रिश्तों में प्यार और सम्मान कभी उड़ान नहीं भरते। अपने रिश्ते में मनीष और कविता दोनों गलत राह पर थे। ये जरूरी नहीं है कि अगर हमारा कोई करीबी गलत राह पर हो तो हम भी उसके पीछे पीछे उसी राह पर अपनी मंजिल ढूंढने निकल पड़े। याद रखें, गलत राह हमें सिर्फ गलत मंजिल तक पहुंचा सकती है। इस केस में इस सवाल का जवाब मिलना अब भी बाकी था कि चंदा और योगेश को किसने और क्यों मारा। सर ये देखिए, ये वीडियो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो का सोर्स पता करो, आईटी सेल के साथ वीडियो शेयर करो, पता करो किसने बनाया है और किसने इसे रिलीज किया। राइट सर। बोल कब बनाया था वो वीडियो? सर वो देख, राजीव ने हमें बता दिया है। अब सच सच बोल वरना अपने तरीके से पूछूंगा। बोल। सर वो वीडियो मैंने ही बनाया था, लेकिन उसके दूसरे दिन ही मनीष अंकल के पिटने की खबर की वजह से मैं डर गया और मैं फिर वहां नहीं गया। और किस किस को पता है सीक्रेट डांस के बारे में? सर ये रहे अमित के कॉल डिटेल्स। सर कॉल डिटेल्स के हिसाब से अमित सच बोल रहा है। सर जिस दिन मनीष पर हमला हुआ उसके एक दिन पहले अमित की लोकेशन गैरेज की थी, और सर उसके बाद वो गैरेज के आसपास भी नहीं गए। कदम गैरेज के आसपास की दुकानों और वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ करें। राइट सर। और सर एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। दीदी अब हम अकेले क्या करेंगे? नीलू, काका को तो हमारी फिक्र नहीं है और आजी को भी पुलिस लेकर गई है। हम ना रात होते यहाँ से कहीं भाग जाएंगे और बहुत दूर चले जाएंगे। मैं तेरा हमेशा ख्याल रखूंगी। आपने इनमें से किसी को आसपास देखा था? सर शायद मैंने इसको यहाँ देखा सर। हाँ सर, मैंने ही मारा अपने आई बाबा को। लेकिन क्यों? अपने ही आई बाबा को क्यों मारा? हम जीना चाहते हैं सर। मेरी बहन मुझसे काफी छोटी है और मैं पूरी जिंदगी उसको कोई तकलीफ में नहीं देखना चाहती हूँ। दीदी हम हॉल में नहीं सो सकते हैं क्या? इधर बहुत गर्मी हो रही है। नहीं नीलू, यहाँ पे ही सोना पड़ेगा। तू सो जा, आँख बंद कर। उस छोटे से घर में हम लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर से आजी को पोता चाहिए था और फिर एक दिन मैंने आई बाबा की बात सुनी। मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है सर। मैंने जो किया मेरे और मेरी बहन के लिए किया है सर। गोपी, तुम्हें अभी सही और गलत की समझ नहीं है, लेकिन इस जुर्म के बाद तुम्हें सोचने का बहुत मौका मिलेगा और जब तुम थोड़ा बड़ी हो जाओगी तो समझ जाओगी कि किसी भी समस्या का हल जुर्म कभी नहीं होता।
गोपी को 3 सालों के लिए बाल सुधार गृह में रखा गया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो कुछ भी गोपी ने किया उसके लिए वो कितना जिम्मेदार है। क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने रिश्तों को जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाएं? क्या हमारी जिंदगी में रिश्तों में संवेदनशीलता इतनी कम हो चुकी है? नई सोच के नाम पर हम किसी बुरी चीज को अच्छे और एडवांस सोच का लेबल नहीं लगा सकते। हम सबको इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो कुछ भी आज हम बोएंगे कल वही हमें काटना होगा। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आप सबको अपना बचपन तो अच्छी तरह से याद होगा। बचपन का वो भोलापन, वो मासूमियत, वो सच्चाई, वो शरारतें। बचपन सच में जादू से भरा होता है। याद है कैसे छोटी छोटी खुशियां कितनी बड़ी लगती थी, और बचपन की शरारतें, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। डांट भी पड़ती थी और पिटाई भी होती थी, लेकिन इस सब के बावजूद आज भी हम सब का मन बचपन को फिर से जीने का करता है ना? सच में जो जिंदगी हमने बचपन में जी ली वो फिर से लौटकर कभी नहीं आ सकती। लेकिन बचपन चाहे जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अक्सर अपराध से अछूता नहीं रहता। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही बच्चों की है जिनकी शैतानियां इतनी बढ़ गई थी कि किसी की जान पर बन आई। बचपन की अटकेलियों ने कब दर्दनाक जुर्म का मोड़ ले लिया, खुद उन्हें भी पता नहीं चला। मुझे पता था एथलेटिक ट्रेनिंग सेंटर में तू अव्वल आएगी। अरे क्या कर रही है, हटना। एथलेटिक सेंटर ने तुझे सिलेक्ट किया है। चलो अब मैं चलती हूँ। मैं चंदा दीदी को खीर देने के लिए जा रही हूँ। तू और तेरी चंदा दीदी, वो तुझे बार बार सुनाती है तो फिर भी उसके पीछे 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 जाती रहती है। मुझे तो नफरत है उसके शैतान बच्चों से भी। वो लोग भी तुझसे नफरत ही करते हैं। और अब ये टीना बंद कर। जाना जा, जा। चंदा, चंदा कहाँ गई है? रमा, रमा, क्या है? ये कोई वक्त है घर आने का? ओ, चंदा दीदी को देखा क्या? मुझे क्या पता तेरी चंदा दीदी कहाँ है? मैंने कोई ठेका लेके रखा है क्या? चल जा यहाँ से। वो रमा, इसका नाम चंदा है? जी साहब। साहब, चंदा मेरी सगी बहन है साहब। यही पास के गांव में रहती है। मैं कल रात इससे मिलने के लिए आई थी, लेकिन ये घर पर नहीं थी। चंदा, चंदा दीदी को देखा क्या? मुझे क्या पता तेरी चंदा दीदी कहाँ है? मैंने कोई ठेका लेके रखा है क्या? और आज सुबह पता चला कि इसका पति और बच्चे कहाँ हैं? साहब, इसका पति काशी है। वो भी दोनों बच्चों को लेकर के गाँव गया है साहब। मैंने काशी को और अपनी माँ को फोन कर दिया है साहब। वो लोग भी अभी आते ही होंगे। मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब इसके बच्चों को कौन पालेगा? इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहीं आसपास रहते हैं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम लोग यहीं पास के गांव गोविंदपुर में रहते हैं। रोज का आना जाना था इंस्पेक्टर साहब, रोज का। मेरी बेटी चंदा, चंदा, क्या हो गया चंदा? मेरे बच्चे गोलू, गोलू बिट्टू कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुझे तो लगा वो दोनों आपके साथ हैं। मेरे बच्चे कहाँ है? गोलू बिट्टू कहाँ है? तुम तो तुम्हारे बच्चों के साथ गाँव गए थे ना? नहीं साहब, वो हमारे साथ गांव जाने वाले थे, लेकिन ओ चंदा जी, तेरे बच्चों को हम लेके जा रहे हैं, इनको समझा देना
पिछली बार जो शैतानियां की थी इन्होंने, सबके नाक में दम कर रखा था, ऐसा इस बार ना करें। लो। मेरे बच्चे इतने भी शैतान नहीं है। हाँ ले जाइए। पता है। गोलू अब देख मेरा निशाना। हमारे पैर में बहुत चोट आ गई, तो गुस्से में हमने बच्चों को घर पे छोड़ा और हम गांव चले गए। तुम्हारे पैर में चोट आई थी फिर भी तुम गांव चले गए? हमको पहले लगा मामूली चोट है, तो हमने ध्यान नहीं दिया। जब सूजन बढ़ गई तो हमारा छोटा बेटा हमको डॉक्टर के पास लेके गया। छोटा बेटा? लेकिन वो तो गायब है ना। वो दरअसल साहब हमारी 2 शादियां हो गई है। हमारी पहली बीवी गांव में रहती है 2 बेटों के साथ, शैलेंद्र और रवि, और एक बेटी भी है। अभी कुछ दिन पहले उसका लगन कर दिया। साहब हमारे गोलू बिट्टू, हमारे बच्चे कहाँ हैं साहब? हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करें। हो सकता है वो किसी मुसीबत में, या ऐसे भी हो सकता है कि चंदा का मर्डर होते हुए उन्होंने देख लिया और डर के मारे कहीं भाग गए। उनकी फोटो है आपके पास? हाँ है घर पे, हम अभी लेके आते हैं। लाइए। छोटा बेटा? लेकिन वो तो गायब है ना। वो दरअसल साहब हमारी 2 शादियां हो गई है। हमारी पहली बीवी गांव में रहती है 2 बेटों के साथ, शैलेंद्र और रवि, और एक बेटी भी है। अभी कुछ दिन पहले उसका लगन कर दिया। साहब हमारे गोलू बिट्टू, हमारे बच्चे कहाँ हैं साहब? हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करें। हो सकता है वो किसी मुसीबत में, या ऐसे भी हो सकता है कि चंदा का मर्डर होते हुए उन्होंने देख लिया और डर के मारे कहीं भाग गए। उनकी फोटो है आपके पास? हाँ है घर पे, हम अभी लेके आते हैं। लाइए। जब एक मां की जान जाती है तो उसके साथ उसके बच्चों की जिंदगी भी खराब हो जाती है, क्योंकि जो प्यार एक मां अपने बच्चों को दे सकती है वो शायद ही कोई और दे सकता है। चंदा मर चुकी थी और अपनी मौत के पीछे वो कई सवाल छोड़ गई थी, और सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसके 2 बच्चों का क्या हुआ। फोटोज को सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। सर। तुम्हें किसी पे शक, किसी के साथ झगड़ा या मनमुटाव हुआ था? नहीं साहब, हम 2 भी लोग हैं, दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं। किसी के साथ झगड़ा करने के लिए हमारे पास तो समय ही नहीं है। चंदा हमारे काम में हमारा हाथ बटाती थी, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी साहब। लेकिन कुछ दिन पहले हमारा एक आदमी से मनमुटाव हो गया था। कौन है वो? विमल भाई। ये झगड़ा किस बात पे हुआ था? हम आपको बताए थे ना, हमारी पहली शादी से जो हमारी बेटी है उसका लगन था। हमारा हाथ बिल्कुल खाली था, पैसे नहीं थे, तो हमने विमल भाई से कुछ पैसे उधार लिए थे। टाइम पे उसको वापस नहीं कर सके तो रोज आके हमको धमकाता था। बता, कर देगा पैसे? कर देगा? कितना टाइम लगेगा? भैया हम दे देंगे आपके पैसे, हम जल्दी ही दे देंगे। देख समझा दे इसे। पता नहीं साहब, लेकिन हम गांव गए थे जानकर वो फिर से आया हो, चंदा के साथ कहा सुनी हो गई हो और उसने चंदा को जान से मार दिया हो। ठीक है, ये सारे पेपर्स कोर्ट में जमा कर देना। हाँ। सर हमारे कांस्टेबल्स उन बच्चों को गांव के आसपास और धोबी घाट के आसपास सभी जगहों पे ढूंढ रहे हैं। कुछ पता चले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। और ये विमल उठाकर लेकर आना उससे। सर। चंदा को क्यों मारा? कौन चंदा? कौन चंदा? काशी की बीवी चंदा, क्यों मारा उसे? भला मैं उसे क्यों मारूंगा? कल कहाँ था तू? साहब मैं सूद पे पैसे चढ़ाने का काम करता हूँ। शाम को पैसे आए, वो लिए और सीधा ठेके पे चला गया। पूरी रात वहीं पर था साहब। झूठ बोल रहा है तू। चंदा को मारने के बाद तू ठेके पर गया था ना? हेलो। हाँ वो विमल तुम्हारे ठेके पे आया था? हाँ सर, मेरे ठेके पे आया था। कब तक था वो वहाँ पे? पूरी रात था वो। देख अभी भी वक्त है, सच सच बता दे, वरना बाद में बहुत पछताएगा तू। फिर सच कह रहा है। ठीक है, निकल ले तू, जा। बच्चों को कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं। सारे पुलिस स्टेशन में बच्चों के फोटो सर्कुलेट कर दो और इस विमल पे नजर रखना। सर।
सर, चंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसकी मौत सर के पीछे चोट लगने की वजह से हुई। हो सकता है कि उसका पैर फिसल गया और सर पत्थरों से टकरा गया, या ये भी हो सकता है कि किसी ने उसे धक्का दे दिया। अगर ये सिर्फ एक्सीडेंट होता तो बच्चे भागे क्यों? सर, इस काशी की एक और फैमिली है। कहीं उसके पहले बीवी ने जलन के मारे चंदा को मरवा तो नहीं दिया? तो हो सकता है कि काशी भी सब में शामिल है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन असल में क्या हुआ ये बच्चों के जरिए ही पता चल सकता है। तो कहीं उस कातिल ने बच्चों को भी मार दिया हो तो? पुलिस का मन आशंकाओं से भरा हुआ था। पुलिस के पास इस केस में सोचने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन इस केस को समझने के लिए उन्हें चंदा के 2 बच्चों की जरूरत थी, क्योंकि बिट्टू और गोलू ही सिर्फ ये बता सकते थे कि आखिर चंदा के साथ क्या हुआ था। तुम लोग दोनों आगे चेक करो। सुनिए जी, आप चंदा को जानती हैं? जी। अब आखिरी बार कब मिली थी चंदा से? साहब, हमारी तो बिल्कुल बातचीत ही नहीं होती थी चंदा से। अब क्या बताऊँ साहब, उस चंदा का तो सबके साथ कट चल रहता था और उसके बच्चे ने तो हमारा जीना हराम कर दिया था। वैसे ज्यादा बात नहीं होती थी उसकी किसी से। आप तो चंदा के घर के सामने रही थी, तो उस दिन आपने चंदा और उसके बच्चों को तो देखा ही होगा। हाँ साहब, उस दिन बिट्टू और गोलू मेरे घर आए थे जिस दिन उनकी माँ मरी थी। क्या कर रही है? दिखाई नहीं देता क्या पोछा लगा रही हो? चाची माँ मर गई। माँ मर गई? अब तुम दोनों भी जाके कहीं मर जाओ। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। बच्चों ने बताया कि उनकी माँ मर गई और आपने उन्हें भगा दिया। तो साहब मैं और क्या करती, वो हमेशा मुझे परेशान करते थे। चाची, गोलू ने हाथ की नस काट ली, आप आइए ना। ये भगवान, ये क्या कह रहा है छोरा? उल्लू बनाया, बड़ा हो जाया। भाग गोलू, भाग। साहब वो कहावत है ना, शेर आया, लेकिन जब हकीकत में ये घटना हुई तो मैंने ध्यान नहीं दिया। सब दोनों ही बच्चे बहुत शैतान हैं। उन लोगों ने तो कंचन के बेटे की आंख भी फोड़ दी थी। हाँ? नहीं, पता नहीं गोलू बिट्टू कहाँ है। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है हर तरफ। वो मिल जाए तो अच्छा होगा ना। हमें भी बड़ी चिंता हो रही है उनकी। साहब, घर पे कोई नहीं है, कंचन गांव गई है। मोहल्ले वालों के हिसाब से बच्चे बहुत ही बदमाश थे, तो हो सकता है कि बच्चों की बदमाशी की वजह से उनकी माँ की जान चली गई। बच्चे ये बात बताने के लिए रमा के पास गए, लेकिन रमा को लगा कि बच्चे हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं और उसने बच्चे को भगा दिया। लेकिन अनुराग, एक बात समझ में नहीं आ रही। उनकी मौसी मीनू, वो तो पड़ोस में ही रहती थी, तो बच्चे मीनू के पास न जाते हुए रमा के पास क्यों गए? सर, मैंने पता किया, बच्चे मीनू के पति गोपाल से बहुत डरते थे, शायद इसी वजह से। हो सकता है। इस मीनू को दोबारा पुलिस स्टेशन बुला। सर, क्या चंदा उन दोनों की शरारत का शिकार हुई थी? क्या उसे अपने ही बच्चों के हाथों मौत मिली थी? साहब, बच्चे बहुत शैतान हैं और गोपाल से बहुत डरते भी हैं। काशी की पहली बीवी और बच्चों का चंदा के साथ कैसे रिश्ता था? उसकी माँ ने तो चंदा ने उसके पति को उससे छीना था, इसलिए वो बार बार उससे लड़ने के लिए घर पर भी आती थी। साहब। अरे ओ छोटी, कहाँ छुप गई तू? बाहर तो निकल, छोटी गई की। अरे चोरी करने को कुछ नहीं मिला, मेरा पति ही चोरी करके लेके गई। बाहर निकल। अरे तुझे क्या लगता है रे, मेरे पति ने उसका पाप तेरे पेट में छोड़ दिया तो तू हड़प लेगी मेरे पति को? ओ खबरदार, तुझे जो बात करनी है जाकर अपने आदमी से कर। अगर मेरी बहन के ऊपर आंख उठा के भी देखा ना तो तेरी खैर नहीं। मेरे आदमी का नाम मत ले, समझी? और आंख की क्या बात कर रही है? तेरी बहन ने तो नजर लगाई है मेरे घर को, इसकी तो आंखें निकाल के खोटियां खेलूंगी मैं। अरे वाह, बड़ी तकलीफ हो रही है तुझे? जब तुम दोनों ने मिलकर दर्द दिया मुझे तभी परवाह नहीं थी मेरी। तू तो ना कभी सुखी नहीं रहेगी। अरे भर के भी चैन नहीं आएगा तुझे। मैंने शादी की है इनसे तो हाथ कर नहीं आई। कैसे कुछ कह रहे अपने आप को तू? हाँ, तू क्या है? सुनीता, तू निकल यहाँ से। ठीक है दीदी, अभी तो जा रही हूँ मैं, लेकिन देख लूंगी तुझे, छोड़ूंगी नहीं। हाँ, पहले की बात जो भी थी, लेकिन अभी उन दोनों को देखकर लगता था कि जैसे दोनों ने अपनी अपनी किस्मत से समझौता कर लिया हो। और साहब, काशी भी गोलू बिट्टू को लेकर के गाँव जाता था, पर साहब इंसान का मन है, कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। सर, काशी और उसके दोनों बेटों के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, इनके मोबाइल की लोकेशन के मुताबिक जब चंदा की मौत हुई तब काशी और छोटा बेटा रवि गांव में था और बड़ा बेटा शैलेंद्र शहर में था।
शैलेंद्र यहाँ क्या कर रहा था? एक काम करो, शैलेंद्र और उसके बाप काशी दोनों को बुलाकर लेकर आओ। सर। हाँ साहब, सुनीता और चंदा में बहुत बार झगड़ा हुआ था, लेकिन साहब ये तो बहुत पुरानी बात है। काशी, पुरानी रंजिश को नई साजिश बनते देर नहीं लगती। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी पहली बीवी सुनीता और उनके बेटों ने मिलकर चंदा को मार डाला और तुमने भी उनका साथ दिया हो। हमने? नहीं साहब। यह है तुम्हारे बेटे शैलेंद्र का कॉल रिकॉर्ड। जिस दिन चंदा की मौत हुई थी शैलेंद्र यहाँ पर था। अब बोल। जी साहब, उस दिन मैं यहाँ अपने दोस्त की बहन की शादी में आया था। नाम क्या है तुम्हारे दोस्त का? सुरेश। जी हाँ सर, शैलेंद्र मेरा दोस्त है और वो मेरी बहन की शादी में आया था। ये रहे शादी में रिकॉर्ड किए फोटोग्राफ्स और सीडीज, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो तुम जा सकते हो, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। लेकिन तेरा पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। अगर पता चला इस कांड में तेरा हाथ है तो फिर तेरी बारात निकालेंगे। हम जानते हैं साहब, हमारे घर वालों के लिए आपको कौन भड़का रहा है? मीनू ने कहा होगा ना। इंसान का मन है, कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। तो मीनू की हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर उंगली उठाने की? ये मीनू जब देखो पैसा ऐंठने के लिए चंदा से चिपकी रहती थी। जिस दिन चंदा की मौत हुई उस सुबह ये मीनू आई थी चंदा से लड़ाई करने के लिए। तेरे पास सब कुछ है ना दीदी, इसलिए ना तुझे बहुत चर्बी चढ़ी हुई है। तू अपने नसीब का रोना मेरे मत्थे क्यों मर रही है? और तूने उनकी लड़ाई में कुछ नहीं कहा। साहब, ये तो उन दोनों का हमेशा का तमाशा था। लड़ती झगड़ती थी, फिर पक्की सहेलियां बन जाती थी कुछ देर में। मत रो बेटा, मत रो। चुप हो जा बेटा। लो गैया, हमारी लो गैया। तूने तेरे बहन को मारा है ना? पागल है क्या तू? मैंने कुछ नहीं किया। तू नहीं मारा है तेरी बहन को, मुझे पता है। मैं पुलिस को बता दूंगा कि तूने तेरी बहन को मारा। मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ये बाली दे, वरना मैं पुलिस को बता दूंगा। बता, क्या बताना? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं। तू तो घरेलू हिंसा के लिए अंदर जाएगा, पर तू अपनी बहन के मर्डर के लिए। साहब, ले चलो दोनों को। साहब, पुलिस हर सिरे की बारीकी से जांच कर रही थी। दो बच्चों का इस तरह से अपनी मां की मौत के बाद गायब हो जाना पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर रहा था। उनके बारे में मिली जानकारी भी कहीं ना कहीं उनके इस जुर्म में शामिल होने की तरफ इशारा कर रही थी। पुलिस इस केस को हल करने के लिए पूरी मेहनत से लगी हुई थी। तुम चंदा से पैसे मांगती थी और तुम दोनों के बीच झगड़ा भी होता था। हाँ साहब, हम लोग जितना लड़ते थे उतना ही हम दोनों में प्यार भी था। हम एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। मेरी बहन थी और बहनों का रिश्ता तो ऐसा ही होता है ना साहब। जिस दिन चंदा का मर्डर हुआ था उस दिन भी तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था ना? जी साहब। चंदा, तूने मुझे बुलाया क्या? मीनू, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मुझे अभी बहुत जरूरत है, इसलिए पैसे दे दो। कहा ना मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जब होंगे दे दूंगी। मैं कौन सी कहीं भागी जा रही हूँ? झूठ मत बोल, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे झूठ बोल रही है। मुझे पैसे वापस चाहिए बस। बस साहब, इसी बात के लिए हमारी लड़ाई हुई थी। मेरा पति गोपाल मुझसे सारे पैसे छीनकर दारू में उड़ा देता था और मुझे बार बार पैसे लेने के लिए चंदा दीदी के घर भेजता था। और जब नहीं जाती थी तो मुझे मारता पीटता था। और उस दिन तो सच में मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन चंदा दीदी मेरी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थी। तेरे पास सब कुछ है ना दीदी, इसलिए तेरे पर बहुत चर्बी चढ़ी हुई है। तू अपना नसीब मेरे मत्थे क्यों मर रही है? ठीक है दीदी, आज के बाद मरते मर जाऊंगी, लेकिन तेरी दहलीज पे अपना रोना रोने कभी नहीं आऊंगी। देख लेना तू। मीनू, मीनू, आजकल बहुत तंगी चल रही है, बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुंह से निकल गया होगा। रहने दे तू, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मीनू, लेकिन मुझे तुझसे बात करनी है। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना, थोड़ा परेशान चल रही हूँ, इसलिए मुंह से निकल गया। दी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। जितना जल्दी होगा ना, मैं तेरे पैसे दे दूंगी। दी, मैंने अपनी बहन से पैसे लिए थे। हम लड़ते भी थे साहब, लेकिन मैं कभी उसका बुरा नहीं चाहूंगी। पता नहीं गोलू बिट्टू कहाँ है, किस हाल में है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है साहब। सर एक मिनट। हेलो,
मैं गोविंद नगर पुलिस स्टेशन से अशोक वर्मा बोल रहा हूँ, PSI। सर अभी अभी एक ढाबे वाले ने मेरे पास कंप्लेन की है कि उसे 2 बच्चों ने चाकू मार दिया और चोरी करके भाग गए। सर ये वही बच्चे हैं जिसकी फोटो आप लोगों ने भेजी थी। सर गोविंद नगर पुलिस स्टेशन से फोन था, वहाँ एक ढाबे वाले ने बिट्टू और गोलू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। उन दोनों बच्चों ने उस पर हमला किया। क्या? लेकिन ये बच्चे ऐसा क्यों करेंगे? इसका मतलब अनुराग ये बच्चे वहीं आसपास कहीं होंगे, पता करो। और वो कंचन, उसे भी बुला लो पुलिस स्टेशन। सर साहब उसने मेरे बेटे की आंख फोड़ दी। मैं मानती हूँ साहब, बच्चे ही शैतानी करते हैं, पर ऐसी कोई शैतानी करता है जिससे आंख फूट जाए? आपने कुछ कहा नहीं? कहा ना साहब, बहुत लड़ाई हुई। तेरे बेटे ने मेरे बेटे की आंख फोड़ी है। कहाँ है वो? बुलाओ उसे बाहर। कंचन मेरे बेटे को माफ कर दे, मैं तेरे बेटे का सारा इलाज कराऊंगी, सारा पैसा मैं खर्च करूंगी, पर मेरे बेटे को माफ कर दे कंचन। आपने और कुछ नहीं कहा? चंदा ने मेरे बेटे का इलाज कराया और बहुत मिन्नतें की साहब। मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। ठीक है, जा सकती है आप। नीलम तुम दोनों फोटो लेके आसपास पूछताछ करो। सर 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 ढाबे के आसपास के इलाके को चेक किया, लेकिन दोनों बच्चों का कुछ पता नहीं चला। फिर भी ढूंढते रहूंगा। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से काशी अपने गांव गया था। हम गांव चले गए, लेकिन उसका गांव यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। वो अपने गांव से यहाँ आकर चंदा को मार के वापस भी जा सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सुनीता और उसके बेटे ने मिलकर चंदा को मारा हो। और ये बात काशी को भी पता है, लेकिन उनके गुनाहों पर पर्दा डालने के सिवा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं है। सर मीनू और उसका शराबी पति गोपाल, वो भी तो हो सकते हैं। हो सकता है मीनू और चंदा के बीच हमेशा की तरह झगड़ा हो गया और मीनू ने चंदा को धक्का दे दिया। ऐसा भी हो सकता है। मुझे तो लगता है कि सारे लोग इस गुनाह में शामिल है, सब पे नजर रखना। लेकिन सबसे पहले हमें उन बच्चों को ढूंढना है और पता लगा उसकी पहली बीवी और बच्चे कहाँ थे उस वक्त। सर आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि गोलू और बिट्टू चंदा को मारकर भाग गए? उनका इस तरह अपने घर से भागना कहीं ना कहीं उनके इस जुर्म में शामिल होने की तरफ इशारा कर रहा था। तो देखा? हाँ साहब, ये दोनों पीछे बैठे हैं। बच्चे गोविंदपुर जा रहे थे। जान सकता हूँ क्यों? इनकी नानी का घर है वहां पर। बच्चे नानी के घर पे क्यों जा रहे थे? सर गोलू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसकी मौत दम घुटने से हुई। सर रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि उसकी पूरी बॉडी अंदर से जली हुई, जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन? जी सर, इन्फेक्शन की वजह से उसे हाई फीवर भी था। अगर दम घुटने से नहीं मरता तो शायद इन्फेक्शन की वजह से मर जाता। बॉडी जली थी कैसे? सर उसके पूरे कपड़ों पे चाय के बड़े बड़े धब्बे थे। ऐसा लगता है किसी ने पतीला भर के चाय उस पर फेंक दी। बिट्टू ने जिस ढाबे वाले पे चाकू से हमला किया था ना, उठाकर लेकर आओ उसे। सर मैंने उसे बहुत उठाया। गोलू गोलू गोलू। देखो बेटा, हमें पता है कि तुम दोनों बहुत शरारती थे। सारा मोहल्ला तुमसे परेशान था, तुम्हारे माँ बाप भी। पर फिर भी तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी और तुम दोनों भी उसे उतना ही प्यार करते थे। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारी माँ को किसने मारा? कुछ देखा था तुमने? देखो बेटा, डरो नहीं, हम पुलिस वाले सब तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। बता दो। मेरी माँ को सबने मिलकर मार डाला। चलो इन्हें। हमने कहा किया साहब। अरे मैंने कुछ नहीं किया मैडम। साहब मेरी बात तो सुना आप। उस रोज शाम में माँ सूखे कपड़े उतारने गई। मुझे उसे मारना नहीं था साहब, मैं बस उन लोगों को गांव से बाहर निकालना चाहती थी। तुम्हारे नफरत और गुस्से ने सिर्फ चंदा की जान नहीं ली, बल्कि गोलू को भी मार डाला है।
शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पर सवाल यह है कि अगर वक्त रहते बिट्टू को समझाया जाता तो क्या ये सब होता? कई बार दिल के हाथों मजबूर होकर हम गलत रास्तों पर कदम रख देते हैं, बिना ये सोचे कि गलत रास्ते पर बढ़ाए गए कदम कभी सही मंजिल पर नहीं पहुंचते। चंदा ने एक शादीशुदा इंसान से शादी की जिसके सर पर अपनी बाकी जिम्मेदारियां थी, और शायद इसी वजह से वो अपने बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाया। बच्चों को उचित प्यार देना बहुत जरूरी है, लेकिन उस प्यार के साथ साथ उन्हें सही राह दिखाना भी बहुत जरूरी है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।